नमस्कार मित्रों। पहले की कक्षा में हम सब ने जो पहले का जो टॉपिक चल रहा था, चुनाव मतदाता जागरूकता, उसी टॉपिक को आज की इस सेशन में हम आगे बढ़ाएंगे। पहले की कक्षा में हमने कुछ बातों को जाना है कि चुनाव कैसे किस प्रकार से सिस्टम चलता है, तो ये सिस्टम आगे बढ़ाएंगे कि भारत में चुनाव कौन करवाता है, किस प्रकार से होते हैं, क्या उसके उद्देश्य होते हैं, क्या कार्य होते हैं, ये तमाम बातें। भारत में कितने प्रकार के चुनाव होते हैं, आम चुनाव, मध्य चुनाव, मध्यावधि चुनाव, उपचुनाव, ये सब सिस्टम हम देखेंगे कि किस प्रकार से चुनावी प्रक्रिया और जनता कैसे जागरूक है, मतदाता कैसे जागरूक हो सकते हैं। देखिए, भारत में चुनाव कौन संपन्न करवाता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग भारत में चुनाव संपन्न करवाता है। और केंद्रीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में किया गया है। आर्टिकल 324 से 329 के बीच में किया गया है। देखिए, भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। प्रथम जो चुनाव आयुक्त, देखिए प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। और वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त, वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे भाई? कौन है? सुशील चंद्रा। सुशील चंद्रा। और सुशील चंद्रा से पहले सुनील अरोड़ा थे। लेकिन वर्तमान में जो कौन है चुनाव आयुक्त? पहले कौन थे? पहले चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन और वर्तमान में है सुशील चंद्रा। ये एक सदस्य था मूल संविधान में, कि जिस समय संविधान का गठन किया गया था, संविधान बना, उस समय एक सदस्य था। अब क्या है? बहुसदस्यीय निकाय हो गया। देखिए कैसे इसमें बदलता है। हमने देखा था कि राष्ट्रपति समय समय पर इनके चुनाव आयुक्त है, इनमें बढ़ोतरी कर सकता है। 16 अक्टूबर 1989 को अस्थायी रूप से 2 अन्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति की गई। 16 अक्टूबर को 1900 को 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं, उनकी नियुक्ति की गई। 2 अन्य चुनाव आयुक्त कौन थे? श्री घनौबा साहब। श्री घनौबा साहब, एक तो ये थे, एक इनको बनाया गया, और एक थे श्री सेंगल। ये कौन थे? श्री सेंगल साहब। श्री सेंगल, इनको बनाया गया। इसका मतलब इस समय क्या हो गए थे? 3 स्तरीय, यानी इसको बहुसदस्यीय निकाय बना दिया गया था। 1 अक्टूबर 1993 से अब तक निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय निकाय है। कब से बहुसदस्यीय निकाय स्थायी रूप से बना है? 1 अक्टूबर 1993। बीच में पहले 2 चुनाव आयुक्त बनाए थे, इसको निरस्त कर दिया गया था, पर पुनः 1 अक्टूबर 1993 से अब तक वर्तमान तक बहुसदस्यीय निकाय है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। नियुक्ति कौन करता है इनकी? मुख्य चुनाव आयुक्त हो चाहे अन्य चुनाव आयुक्त हो, इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष। देखिए 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। आपको एग्जाम्पल की दृष्टि से बताता हूं। मान लो किसी 57 वर्ष के व्यक्ति को चुनाव आयुक्त बनाया गया, तो यहाँ क्या लिखा है? 6 वर्ष या 65 वर्ष। तो ये व्यक्ति कितना काम करेगा? कितने साल तक? 6 वर्ष तक। 63 वर्ष की उम्र में ही ये रिटायरमेंट हो जाएगा। और मान लो कोई 62 वर्ष की आयु में चुनाव आयुक्त बनता है, तो ये कितने वर्ष काम करेगा? 3 वर्ष। क्योंकि अधिकतम 65 वर्ष या 6 वर्ष जो भी पहले हो, चाहे 6 वर्ष पहले हो जाए चाहे 65 वर्ष पहले हो जाए, तो वो क्या काम करता है? ये इसका कार्यकाल होता है। त्याग पत्र कौन देगा भाई? राष्ट्रपति त्याग पत्र देता है। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। और ये त्याग पत्र भी किसको देंगे? राष्ट्रपति को देते हैं। हटाने का प्रस्ताव, कि इनको हटाया कैसे जा सकता है? इनको हटाने का प्रस्ताव देखिए, न्यायाधीशों के समान आपने यदि ध्यान में हो तो आर्टिकल 124 का सब क्लोज 4 है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया। ये न्यायाधीशों पे, यह आर्टिकल किसके लिए है? न्यायाधीशों के लिए है। महाभियोग जैसी प्रक्रिया, इसमें भी क्या होता है? महाभियोग जैसी प्रक्रिया सुनना, मुख्य चुनाव आयुक्त न्यायाधीशों के समान प्रक्रिया अपनाकर महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। देखिए, अगर मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना है तो क्या किया जाएगा? संसद के दोनों सदनों से प्रस्ताव पारित होगा, लोकसभा और राज्यसभा। मतलब संसद से प्रस्ताव पारित होने के बाद
इसको हटाया जा सकता है। किसको हटाया जाएगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। अन्य निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति कैसे हटाएगा? कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसकी सलाह से अन्य निर्वाचन आयुक्त को कौन हटाता है? राष्ट्रपति हटा सकता है। ये बात समझ लेना। ये तो क्या है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त। यहां से प्रक्रिया पूरी होगी, फिर राष्ट्रपति आदेश करेगा तो मुख्य चुनाव आयुक्त हट जाएगा। और यहाँ क्या होता है, संसद से पारित होगी प्रक्रिया, उसके बाद राष्ट्रपति किससे लेगा परामर्श, सलाह लेगा? मुख्य चुनाव आयुक्त से सलाह लेगा और अन्य चुनाव आयुक्त को हटा देता है। यह हटाने की प्रक्रिया होती है। निर्वाचन आयोग के कार्य, देखिए प्रमुख कार्य ये आपकी क्वेश्चन में देखिए इस प्रकार से कि कौन सा चुनाव आयोग का कार्य नहीं है, कौन सा चुनाव आयोग का कार्य है, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। निष्पक्ष चुनाव करवाना, कोई भी किसी का पक्ष नहीं करना, निष्पक्ष चुनाव करना। सभी राजनीतिक दलों के प्रति मतदाता सूची बने तो बिल्कुल निष्पक्ष होनी चाहिए। तो निष्पक्ष चुनाव करवाना, किसी का भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। चुनावों का संचालन करना, निर्देशन करना कि किस प्रकार से निर्देश देता है कि किस प्रकार से सिस्टम काम करेगा। नियंत्रण करना कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हो जाए, चुनाव में फॉल्स वोट नहीं पड़ जाए, फर्जी वोट नहीं पड़ जाए। ये सब क्या करता है? नियंत्रण करता है। चुनाव की गड़बड़ी की जांच करता है, शिकायतों का निवारण करता है, चुनाव तिथि की घोषणा करता है कि चुनाव किन किन तिथियों को होंगे और कितने चरणों में होंगे। ये काम कौन करता है? निर्वाचन आयोग। मतदाता सूची कि 18 वर्ष का वयस्क नागरिक हो जाता है, उसका नाम पंजीकृत करके और एक मतदाता सूची तैयार करता है। मतदाता सूची में जिसका नाम होता है वो व्यक्ति वोटिंग करता है लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय स्वशासन के चुनाव में। राजनीतिक स्थानीय स्वशासन के चुनाव देखिए राज्य चुनाव आयोग करवाता है, ये बात भी ध्यान रख लेना। राजनीतिक दलों का पंजीकरण, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की एक धारा है, कौन सी? 29A। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों का पंजीकरण करता है। क्या करता है? पंजीकरण करता है। ये याद रखना, धारा 29A के तहत राजनीतिक दलों को चुनाव आवंटन करता है। चुनाव चिन्ह होते हैं कि कौन सा चुनाव चिन्ह दिया जाएगा, हाथी का, लालटेन का, कमल का, हाथ का, जो चुनाव चिन्ह होते हैं ये सब चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग करता है। चुनाव पूर्व आचार संहिता लगाता है। कुछ नियम होते हैं कि किस तिथि को चुनावों का डिक्लेरेशन हो जाता है तो सत्ता में बैठी सरकार है जो कोई भी मतलब योजना नहीं की घोषणा नहीं कर सकती, लोक लुभावने इस प्रकार के चुनाव में काम नहीं कर सकती कि जो चुनाव के खिलाफ हो। ये आचार संहिता होती है। मतगणना करना, चुनाव परिणाम जारी करना। देखिए चुनाव करवाना, पहले तो वोट डाले जाते हैं, वोट डालना डलवाते हैं, ठीक है। फिर वोट डालने के बाद मतगणना करते हैं, उसकी गणना की जाती है, ठीक है। और फिर बाद में क्या किया जाता है? परिणाम जारी किया जाता है कि कौन उम्मीदवार जीता, किसके कितने मत आए, किसके कितने नहीं आए। तो ये सब कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। संसद सदस्यों की अयोग्यता संबंधी प्रश्नों पर राष्ट्रपति को सलाह देना। देखिए एक आर्टिकल है 103, संसद के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित राष्ट्रपति क्या करता है? उनका निर्णय करता है अयोग्यता से संबंधित। इस निर्णय में परामर्श कौन देता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग देता है। देखिए संसद के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित निर्णय राष्ट्रपति चुनाव आयोग की परामर्श पे सलाह पर करता है। ऐसा कौन सा आर्टिकल कहता है? 103 कहता है। चुनावों के प्रकार कि कौन कौन से प्रकार हैं चुनावों के। आम चुनाव क्या होता है? देखिए सामान्यतः विधानसभा और लोकसभा इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष की अवधि पूरी कर लेता है सदन, उसके बाद जो चुनाव होते हैं प्रत्येक 5 वर्ष मतलब कार्यकाल पूरा होने के बाद नए चुनाव होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? आम चुनाव। सदन का कार्यकाल पूरा होने के बाद प्रति 5 वर्ष पर होने वाले आम चुनाव क्या कहलाते हैं? आम चुनाव।
लोकसभा व राजस्थान विधानसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में हुआ था। अभी लोकसभा का 2019 में आम चुनाव हुआ था। देखिए 5 वर्ष जैसे ही हो जाते हैं तो आम चुनाव होते हैं। तो भारत में लोकसभा का और राजस्थान विधानसभा का जो पहला आम चुनाव हुआ कब हुआ था? 1952 में। और ये 2019 में 17वीं लोकसभा के हुए थे। 17वीं लोकसभा के आम चुनाव संपन्न हुए थे। देखिए मध्यावधि चुनाव क्या होता है? मध्यावधि चुनाव क्या होता है? जैसे 5 वर्ष का कार्यकाल है सदन का, लोकसभा का, और 3 वर्ष पर ही चुनाव करवा दिए जाएं तो ये चुनाव क्या होता है? मध्यावधि चुनाव होता है। और भारत में पहली बार मध्यावधि चुनाव कब हुए थे? 1971 में इंदिरा गांधी ने मध्यावधि चुनाव की घोषणा करवा दी थी। किसी सदन का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग करके करवाए जाने वाले चुनाव क्या कहलाते हैं? मध्यावधि चुनाव कहलाते हैं। समझ में आ गई कि भाई जैसे 5 वर्ष नहीं हुए, 2.5 वर्ष पर ही चुनाव करवा दिए, पहले लोकसभा को भंग करवा दी, मतलब 2.5 साल और बच रहे थे फिर भी लोकसभा को भंग करवा दी, फिर ये चुनाव करवाए तो मध्यावधि। और 5 वर्ष कंप्लीट होने पर यदि कोई चुनाव करवाए जाते हैं तो वो क्या होते हैं? आम चुनाव। उपचुनाव ये क्या होता है? देखिए 5 वर्ष कार्यकाल होता है, पर ये देखो 2 वर्ष बाद में या 3 वर्ष या बीच में 5 वर्ष के पहले कोई सदस्य त्याग पत्र दे दे, मृत्यु हो जाए या अन्य किसी कारण से उसको हटा दिया जाए तो क्या होता है? उसके स्थान पर होने वाले चुनाव क्या कहलाते हैं? उपचुनाव कहलाते हैं। किसी सदन के कुछ रिक्त पदों पर, मान लो जैसे कोई व्यक्ति क्या हो गया, संसद का सदस्य है, विधानसभा का सदस्य है, उसकी मृत्यु हो गई और उसके स्थान पर वो पद रिक्त हो जाता है, वो सीट रिक्त हो जाती है, उस पर चुनाव जो करवाए जाते हैं वो कौन से चुनाव कहलाते हैं? उपचुनाव होते हैं। जैसे राजस्थान में हाल ही में 3 उपचुनाव हुए हैं, 3 विधानसभा क्षेत्र खाली हुए कि उनकी विधानसभा के सदस्यों की मृत्यु हो गई थी, उनके स्थान पर जो चुनाव हुए वो कौन से चुनाव कहलाए? उपचुनाव कहलाए। भारत में चुनाव पद्धतियां देखिए, बहुल मतदान पद्धति या फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जो सबसे आगे वही जीते। देखिए इसमें क्या होता है? जैसे 1000 वोट हैं टोटल, 10 मेंबर खड़े हो गए कैंडिडेट उम्मीदवार, 10 क्या है? कैंडिडेट। किसी को मिले 90 वोट, किसी को मिले 95 वोट, किसी को मिले 80 वोट, किसी को मिले 98 वोट, किसी को मिले 75 वोट, इस प्रकार से। और एक व्यक्ति ऐसा है जिसको 200 वोट मिले। कितने वोट मिले? 200। 1000 में से एक व्यक्ति ऐसा है जिसको सबसे ज्यादा कितने वोट मिले? 200, वही जीता है। उस पद्धति को क्या कहते हैं? सबसे ज्यादा वोट समस्त उम्मीदवारों में कुल डाले गए वोटों का सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करता है, उस पद्धति को क्या कहते हैं? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। यह पद्धति लोकसभा, सभी राज्यों की विधानसभा, स्थानीय चुनावों में, स्थानीय निकायों के चुनाव में। देखिए एमपी के चुनाव में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधायक, यहां सांसद, विधायक, और आपके स्थानीय स्वशासन मतलब नगर निगम, नगर निगम, नगर परिषद, नगर परिषद, नगर पालिका, नगर पालिका, फिर वार्ड पंच, सरपंच, इनके चुनाव कैसे होते हैं? इनके सबके चुनाव फर्स्ट पास्ट पोस्ट द सिस्टम से होते हैं। जैसे सरपंच हो गया, गांव में 3000 वोट हैं और 8 व्यक्ति खड़े हो गए सरपंच का चुनाव लड़ने वाले, और किसी एक व्यक्ति को सबसे ज्यादा 500 वोट मिले हैं, ठीक है, एक व्यक्ति सबसे 500 वाला ही जीत गया। गांव में ऐसा देखा है आपने, वार्ड पंच में भी देखा है, एमपी एमएलए में भी देखा है, ये सिस्टम फर्स्ट पास्ट वाला सिस्टम। देखें इस पद्धति में संपूर्ण देश को उतने ही भागों में बांट दिया जाता है जितने उम्मीदवार चुनाव जीतते हैं। कि संपूर्ण देश को लोकसभा का मतलब होता है जैसे 543 सीट चुनी जाती हैं, तो 543 क्षेत्रों में ही संपूर्ण देश को बांट रखा है। यहां से सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करने वाला एक एक क्षेत्र से वही चुनाव जीतकर लोकसभा में जाता है। जीतने वाले उम्मीदवार को बहुमत प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है। बहुमत का मतलब क्या होता है? 100 टोटल वोट डाले गए, इसमें से 50 प्लस होना चाहिए, 50.5 हो,
50 प्लस 1 हो, 50 प्लस कितना ही हो, ये तो क्या कहलाता है बहुमत। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम में बहुमत की जरूरत नहीं होती है, सबसे ज्यादा वोट जो प्राप्त करता है उसे ही विजेता घोषित किया जाता है। देखिए मैं आपको बताऊं कि ये कोई खंबा है और यहाँ 4-5 व्यक्ति हैं और इनको कहते हैं कि आप दौड़ लगाइए, और जो सबसे पहले इसको छुएगा वो ही क्या होगा, विजेता घोषित होगा रेस में। इसे प्रथम खंबा छूने की पद्धति भी कहा जाता है। जो सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करके जीतता है उसे क्या कहा जाता है, प्रथम खंबा छूने की पद्धति भी कहा जाता है। आलोचना, ज्यादातर वोट व्यर्थ जाते हैं, जीतने वाले उम्मीदवार के पास बहुमत नहीं होता। देखिए जैसे 4000 वोट हैं, ठीक है, 10 उम्मीदवार हैं और किसी एक को सबसे ज्यादा 600 वोट मिले। अब देखिए बहुमत तो क्या होगा कि 2000 वोट प्लस जिसको वोट मिले तब बहुमत हो। अब यहाँ पर 600 वाला जीत रहा है, इसका मतलब 3400 व्यक्ति इस व्यक्ति को पसंद नहीं करते हैं, जीतने वाले को भी, परंतु सिस्टम ही ऐसा है फर्स्ट पास्ट वाला सिस्टम। तो बहुमत आलोचना इसीलिए होता है कि 3400 तो इसको ना पसंद करते हैं, फिर भी ये चुनाव पद्धति, तो इसलिए इसकी ये आलोचना की जाती है। राजनीतिक दलों को वोट प्राप्त व सीटों में अंतर होता है, बिल्कुल। देखिए क्या होता है कि कुछ कुछ वोटों के अंतरों से जीत जाते हैं, वोट कम, जैसे राजस्थान विधानसभा के 15वीं विधानसभा के चुनाव है, कांग्रेस पार्टी को लगभग 40 से कुछ प्लस वोट मिले और बीजेपी को 39, और सीटों का अंतर देखिए कितना रहा, कांग्रेस को मिले कितने 99 सीट उसमें और बीजेपी को कितने मिली 73। वोटों का अंतर महज 1% के लगभग था, और इधर होता क्या है, सीटों का अंतर देखिए कितना हो गया। तो ये आलोचना होती है इस वजह से। एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा सदस्य, विधानसभा के सदस्यों के चुनाव में अपनाई जाती है। इसमें वरीयता क्रम में वोटिंग की जाती है और ये पद्धति बहुत ही जटिल पद्धति होती है। इसमें बहुमत प्राप्त करना होता है। लाभ क्या होते हैं, देखिए चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार के पास निश्चित चुनावी कोष होता है। जो व्यक्ति चुनाव जीतता है, चुनाव का क्या महत्व होता है, जो व्यक्ति चुनाव जीतता है उसके पास निश्चित एक राशि होती है जो अपने क्षेत्र में वो विकास कार्य में लगा सकता है। तो इसलिए चुनाव करवाए जाते हैं, सभी मतों का उचित प्रयोग होता है। राजनीतिक दलों को प्राप्त मत व वीटो के प्रतिशत में अंतर नहीं होता है। अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व है, ये क्या है, अलग आनुपातिक प्रतिनिधित्व का है। तो यहाँ अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व है, यानी माइनॉरिटी को भी इसमें क्या होता है, निश्चित स्थान दिया जाता है, कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसको निश्चित स्थान देकर आनुपातिक प्रतिनिधित्व में क्या होता है, उसकी सीट निश्चित होती है, वहां पर वो ही व्यक्ति जीतकर आते हैं। प्रत्यक्ष चुनाव, ये क्या होता है, जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से मतदान करके उम्मीदवार चुनती है। जैसे लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय, सरपंच सदस्य, सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। भाई अब मत ये जो एमपी चुनते हैं इसमें डायरेक्ट मतदान केंद्र पे जनता खुद जाती है और वो वोटिंग करती है, उसके बाद में ये चुनाव होता है, इसे क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष। सरपंच में भी आपने देखा होगा कि गांव की जनता एक मतदान केंद्र पे जाती है, वहां वोटिंग करती है, फिर चुनाव जीतता है सरपंच। अप्रत्यक्ष चुनाव कि जनता वोटिंग न करके जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, क्या पब्लिक भाग लेती है, जनता भाग नहीं लेती ना। जनता सांसद चुनती है, विधानसभा सदस्य चुनती है, जनता ने चुना किसको, सांसद को, विधायक को, और वो सांसद और विधायक से मिलकर एक निर्वाचक मंडल बनता है, वो सदस्य किसको चुनते हैं, राष्ट्रपति को। तो मतलब जनता स्वयं ने चुनकर निर्वाचक मंडल के माध्यम से उम्मीदवारों का चयन करती है। जनता करती है लेकिन अप्रत्यक्ष से, क्योंकि जनता ने किसको चुना, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और इस एमपी ने किसको चुना, राष्ट्रपति को चुना। इसका मतलब जनता ने भाग तो लिया, क्यों, क्योंकि इसको नहीं चुनते तो ये भी भाग नहीं लेता, और इसको किसने चुन दिया था, जनता ने चुन दिया। तो जनता चुनी एमपी को और एमपी ने चुना राष्ट्रपति को, तो जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, विधान परिषद तथा सरपंच को छोड़कर सभी स्थानीय निकाय के चुनाव, जैसे उप सरपंच है, तो उप सरपंच में भी क्या होता है, अप्रत्यक्ष भाग लेती है। वार्ड पंच को किसने चुना, जनता ने,
जनता ने किसको चुना? वार्ड पंच को। और वार्ड पंच किसको चुन रहे हैं? उप सरपंच को। इसका मतलब उप सरपंच को चुनने में जनता भाग नहीं ले रही है डायरेक्ट, कौन भाग ले रहा है? वार्ड पंच। पहले जनता ने वार्ड पंच चुना, वार्ड पंच पे किसको चुनता है? उप सरपंच। सरपंच प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। निर्वाचन क्षेत्र के प्रकार देखिए, सामान्यतः चुनाव क्षेत्र, इन क्षेत्रों में सभी समुदाय के व्यक्तियों को चुनाव में भाग लेने का अधिकार होता है। सामान्य चुनाव क्षेत्र क्या होता है कि उसमें सभी समुदाय के, मुस्लिम हो, हिंदू हो, जैन हो, सिख हो, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, सभी वोटिंग करते हैं। तो ये सामान्य चुनाव क्षेत्र होता है। आरक्षित चुनाव क्षेत्र, ये क्या होता है कि चुनाव क्षेत्र क्या होता है, उसको आरक्षित कर दिया जाता है कि ये यहां से एससी के ही उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। चुनाव तो कौन लड़ेगा? एससी का कैंडिडेट, लेकिन मतदान सभी समुदाय के लोग करते हैं। इसमें सभी समुदाय की क्या करते हैं? वोटिंग करते हैं। तो ये आरक्षित क्षेत्र होता है। जैसे भारत में लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में एससी एसटी के लिए कुछ सीटें आरक्षित की गई हैं, समुदाय के लिए सीट आरक्षित की गई हैं, लेकिन मतदान सभी समुदाय के करते हैं। भाई उम्मीदवार उसी कैटेगरी का होगा जो आरक्षित है उसका, लेकिन समुदाय, उस क्षेत्र में रहने वाले सभी समुदाय के व्यक्ति उसमें क्या करते हैं? मतदान करते हैं। देखिए लोकसभा में 84 सदस्य किसके? एससी के। और एसटी के कितने? 47 सदस्य। राजस्थान में लोकसभा के 4 सदस्य और राजस्थान में एसटी के 3 सदस्य। देखिए राजस्थान में टोटल 25 मेंबर चुने जाते हैं लोकसभा में, ठीक है भाई। इसमें से 4 सदस्य, एसटी के 4 सदस्य और एसटी के कितने? 3 सदस्य चुने जाते हैं, आरक्षित है क्षेत्र। राजस्थान विधानसभा में भी आरक्षित है, 34 सीटें एससी की और 25 सीटें आपकी एसटी। इस प्रकार से आरक्षित क्षेत्र होता है। उम्मीदवार आरक्षित वर्ग का होगा, लेकिन मतदान उस क्षेत्र में सभी जो रहते हैं उस क्षेत्र के सभी लोग मतदान करते हैं। पृथक चुनाव क्षेत्र, देखिए ये वर्तमान में लागू नहीं है। पृथक चुनाव क्षेत्र ये जब अंग्रेजों का भारत में शासन था उस समय था, और ये सर्वप्रथम भारत शासन अधिनियम 1909 में मुस्लिमों हेतु अपनाया गया था। इसमें उम्मीदवार तथा मतदाता दोनों उसी समुदाय के होंगे जिसके लिए पृथक चुनाव क्षेत्र निर्धारित किया गया है। जैसे मुस्लिम ही मुस्लिम उम्मीदवार को वोट करते हैं, वर्तमान में यह पद्धति लागू नहीं है। जैसे देखिए कि कोई क्षेत्र है, ये क्षेत्र हो गया, यहां से एक वर्ग समुदाय का व्यक्ति चुनाव लड़ता है, तो उसी वर्ग समुदाय के व्यक्ति ही उसमें मतदान करेंगे। उम्मीदवार भी क्या होता है? उसी वर्ग का होता है, उसी समुदाय का होता है, और मतदाता भी उसी समुदाय के होते हैं। इसे क्या कहते हैं? पृथक चुनाव क्षेत्र। वर्तमान में लागू नहीं है। ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिससे हम मतदान करते हैं। पहले अलग होता था कि पेपर कार्ड दिया जाता था, ऐसे उम्मीदवार का नाम और उम्मीदवार के आगे चुनाव चिन्ह, फिर यहाँ वोट डाला जाता था, फिर उसको फोल्ड करके और वोटिंग मशीन उसमें वोटिंग पेटी में डाला जाता था। आजकल क्या हो गया कि ईवीएम से वोटिंग होती है। कैसे? कि ये ईवीएम है, ठीक है जी, यहाँ उम्मीदवार के नाम होते हैं एक साइड में उम्मीदवार, यहाँ होता है चुनाव चिन्ह और एक होता है बटन, और उस बटन को दबाया जाता है केवल। ऐसे नहीं कि पहले कागज को फोल्ड करते फिर उसमें डालते। ईवीएम मशीन में क्या होता है? बटन दबाया, ये पीप की आवाज निकलेगी इसमें, इसका मतलब आपका वोट गिर गया है, आपने वोट कर दिया है। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सर्वप्रथम 1982 में केरल विधानसभा के उपचुनाव में इसका प्रयोग किया गया था। आम चुनाव में नहीं, सबसे पहले उपचुनाव में प्रयोग किया गया। कब किया गया? 1982 में। कहां पर किया गया? केरल में। 1998 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली। 1998 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, और वो भी कौन से चुनाव? उपचुनाव। याद रखना, सबसे पहले केरल में 1982 में उपचुनाव में, और 1998 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली उपचुनाव। राजस्थान में सर्वप्रथम इसका उपयोग 1998 में। देखिए यहाँ क्या आया? 1998 में 3 स्टेट में किया गया, 2 स्टेट, एक केंद्र शासित प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन है कि राजस्थान में ईवीएम का सबसे पहले प्रयोग
किन चुनाव में किया गया, मध्यावधि चुनाव, आम चुनाव या उपचुनाव? तो आपका आंसर क्या आएगा कि उपचुनाव में किया गया था। और सबसे यह है कि राजस्थान में सबसे पहले ईवीएम मशीन का प्रयोग कब किया गया, तो 1998 में किया गया था। ठीक है। 2003 में राजस्थान विधानसभा के आम चुनाव में इसका प्रयोग किया गया। देखिए सबसे पहले का क्वेश्चन है 1998 में, कौन से चुनाव, उपचुनाव और आम चुनाव में सबसे पहले प्रयोग। क्वेश्चन सुनना, आम चुनाव में सबसे पहले प्रयोग राजस्थान में कब किया गया, तो 2003 में किया गया था। सर्वप्रथम 1999 में गोवा विधानसभा के आम चुनाव में। अब देखिए उपचुनाव की बात आए तो केरल और आम चुनाव की बात आए तो गोवा में किया गया था ईवीएम का प्रयोग। 2004 में संपूर्ण भारत में लोकसभा के आम चुनाव में ईवीएम का प्रयोग किया गया था। ईवीएम के माध्यम से ही ये चुनाव करवाए गए थे। देखिए वीवीपैट, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, ये भी एक मशीन होती है। जैसे आपने देखा होगा कि कंप्यूटर का प्रिंटर होता है उसी तरीके से। अब देखिए इसमें वोटिंग कैसे होती है। जैसे मैं यहां बताता हूं आपको कि ये आपकी ईवीएम हो गई। ठीक है साहब, क्यों इसका प्रयोग किया जाता है, 4 उम्मीदवार हैं, ये कोई चुनाव चिन्ह है इनके। ये वीवीपैट मशीन एक बॉक्स होता है प्रिंटर की तरह, ये इससे कनेक्ट होती है। जैसे ही आपने किसी भी उम्मीदवार को वोट दिया, बीजेपी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, किसी भी अपने उम्मीदवार को वोट दिया, वोट कहां पर पड़ा, ईवीएम मशीन में। ये क्या है, वीवीपैट मशीन। ठीक है, वोट डाला आपने, मान लो इस उम्मीदवार को, इस पार्टी को, मान लो कोई मोहन है और उसका चुनाव चिन्ह है आपका कुछ भी, मान लो पेन चुनाव चिन्ह है, मोहन नाम है, पेन चुनाव चिन्ह है। यहां पर आपने वोटिंग किया, यहां से मशीन से एक पर्ची निकलेगी, उस पर मोहन और पेन का चुनाव चिन्ह दिखाई देगा। 10 सेकंड तक आपको चुनाव चिन्ह दिखाई देगा इसमें पर्ची पर कि ये वोटिंग, वो फिर अंदर ही बॉक्स होता है वहां से निकलती है, अंदर ये पर्ची 10 सेकंड तक आपको दिखाई देती है कि आपको वेरीफाई हो जाता है कि मेरा वोट यहां पर मैंने मोहन को पेन के निशान पे दिया था, पेन का निशान आएगा, मोहन नाम दिखाएगा। इस प्रकार से आपको निश्चित विश्वास हो गया कि मेरा वोट किसको गया है, मोहन को ही गिना गया है। यह मतदाता के वोट को वेरीफाई करता है, विश्वास वेरीफाइड करता है, वैलिड करता है कि जिसको वोट दिया उसी को वोट गया है। 2003 नागालैंड विधानसभा के उपचुनाव में इस वीवीपैट मशीन का प्रयोग कब किया गया, नागालैंड में 2013 में, और वो भी उपचुनाव में इसका प्रयोग किया गया था। तो सबसे पहले इसका वीवीपैट का नाम पूछा जाए तो कब किया गया, नागालैंड में। और चुनाव कौन से थे भाई, उपचुनाव थे। 2017 में उपचुनाव राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम। देखिए 2017 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम के, और ये भी चुनाव कौन से थे भाई, उपचुनाव ही थे। कौन से चुनाव थे, उपचुनाव। 2017 में गोवा विधानसभा के आम चुनाव में वीवीपैट मशीन का सबसे पहले आम चुनाव में कहां पर प्रयोग किया गया, गोवा में 2017 में। 2019 में 17वीं लोकसभा के आम चुनाव में वीवीपैट मशीन का प्रयोग संपूर्ण रूप से किया गया, पूरे भारत में किया गया पूरा। तो सबसे संपूर्ण भारत में लोकसभा के चुनाव में कब प्रयोग किया गया था, 17वीं लोकसभा 2019 में। तो इस प्रकार से ये वीवीपैट मशीन, सबसे पहली बात तो इसको ये याद रखना कि ये वैलिड वोट की वैधता को जानकारी देते हैं। नोटा, नोटा के बारे में आप जानते हैं, वोटिंग किया है आपने सबने कि नोटा क्या होता है। इस नोटा के बारे में नन ऑफ द आउट, ये सब बातें आपको वोटिंग किया होगा उस समय भी पता है। देखिए नन ऑफ द आउट, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, ठीक है, ईवीएम।
आपको कोई उम्मीदवार पसंद नहीं है, कोई भी 10 उम्मीदवार खड़े हैं, 4 उम्मीदवार जितने में खड़े हैं, एक नीचे ऑप्शन होता है, जहां उम्मीदवार को वोट दोगे तो उम्मीदवार को जाएगा। यहाँ क्या होता है, नोटा का निशान होता है, नोटा नाम लिखा होता है। यहाँ यदि आप वोटिंग करते हो तो ये किसी भी उम्मीदवार को नहीं जाता, और ये एक इस प्रकार की दर्शाता है कि हमने ये जितने भी उम्मीदवार हैं खड़े हैं, ये किसी को भी पसंद नहीं करते हैं। दोस्तों, इसका चुनाव के परिणाम पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। मान लो जैसे 10,000 टोटल वोट हैं, ठीक है, और ईवीएम, इसको नोटा को वोट मान लो, नोटा को 6,000 वोट उम्मीदवारों को किसी को नहीं मिले और नोटा को 6,000 वोट मिल गए, तो भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। केवल ये क्या होता है कि नैतिक रूप से हम क्या करते हैं कि इन उम्मीदवारों को हम पसंद नहीं करते हैं। तो ये आपराधिक प्रवृत्ति के उम्मीदवार क्या होते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के कुछ उम्मीदवार ऐसे चुनाव लड़ने लग जाते हैं, तो जनता उनको पसंद नहीं करती, तो उस समय किया जाता है, नोटा का बटन दबाया जाता है। सर्वप्रथम 2009 में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निकाय चुनाव में इसका प्रयोग किया गया। 2013 की 14वीं विधानसभा के चुनाव में नोटा का प्रयोग किया गया, और 16वीं लोकसभा 2014 में इसके चुनाव हुए थे, उस समय नोटा का प्रयोग किया गया था। तो नोटा चुनाव के परिणामों पे प्रभाव नहीं डालता है, ये एक नैतिक रूप से बहिष्कार के रूप में माना जाता है। देखिए, मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारत में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। ये बात याद रखना है, क्योंकि 25 जनवरी ही क्यों हमने चूज की है कि 25 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, और ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस है जो कब से मनाया जाना प्रारंभ किया है, 25 जनवरी 2011 से पहली बार मनाया जाने लगा है। इसका उद्देश्य क्या है, मतदाता जागरूकता लाना तथा मतदान में वृद्धि करना, कि प्रत्येक व्यक्ति को लोकतंत्र में ये पता होना चाहिए कि उसका राजनीतिक अधिकार है चुनाव लड़ना, मतदान करना, किसी भी उम्मीदवार की आलोचना करना सांकेतिक रूप से। तो ये आपको क्या होता है कि मतदान के रूप में आपको जागरूक करना होता है, और मतदान में वृद्धि करना होता है कि मतदान एक अधिकार है, अपने ऊपर शासन करने वाले प्रतिनिधि का चुनाव करने के लिए हमें चुनाव करना चाहिए। तो ये हमारा टॉपिक था कि मतदान में चुनाव की भागीदारी, चुनाव किस प्रकार से उपयोगी होते हैं लोकतंत्र में। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ आप सभी विद्यार्थियों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए हैं, और ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आना एक निश्चित मतलब ये है कि एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन जरूर उठाएगा, और आप यहाँ से एक भी क्वेश्चन गलत मत कर देना। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक मैं आपसे लेता हूँ विदाई। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।